नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी। आप देख रहे हैं 10 कदम। आज चर्चा होगी कॉमन सिविल कोड पर। कॉमन सिविल कोड की चर्चा एक बार फिर से तेज हो चुकी है पूरे देश में। आपको बता दें कि आजादी के बाद से लगातार कॉमन सिविल कोड को लागू करने की मांग होती रही, लेकिन आज तक अपने देश में इस कानून को लागू नहीं किया जा सका है। कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से, तो कहीं इसके ध्रुवीकरण की बात कहते हुए, या फिर वोट बैंक का फायदा उठाने के लिए इस कानून को लागू करने में सरकारें पीछे रही हैं। लेकिन एक बार फिर से बीजेपी जो है, जो अपने शासित राज्य है, वहां पर कॉमन सिविल कोड को लागू करने की पहल तेज कर चुकी है। और ऐसे में आप देखिए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कॉमन सिविल कोड को लेकर बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि एक देश में कानून होना अनिवार्य है, हर किसी को इसकी मांग करनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह भी देखिए भोपाल में अब कॉमन सिविल कोड कानून को लेकर अपनी बात रख चुके हैं। उन्होंने कहा कि धारा 370 के बाद, राम मंदिर के बाद, 3 तलाक के बाद अब हमारा एजेंडा और हमारा अगला जो कानून लाने का प्रावधान होगा वो होगा कॉमन सिविल कोड का। यानी कि इसको लेकर भी बीजेपी तैयारी पूरी कर रही है। बीजेपी की तैयारी किस तरीके से है और इसका फायदा नुकसान क्या होगा और कब से इसकी मांग उठ रही है, किस तरीके से लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ हम आपको प्रतिक्रियाएं सुना देते हैं, क्या कहा गया है कॉमन सिविल कोड को लेकर। एक देश में एक कानून सबके लिए हो, इसकी आवश्यकता है। किसी के लिए कुछ हो, किसी के लिए कुछ हो, इससे बाहर निकल करके मैं समझता हूँ सोचने की आवश्यकता नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। और जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने अपने कदम बढ़ाए, सबका साथ सबका विकास, सबके लिए एक जैसा कॉमन सिविल कोड, ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। तो देखिए, क्या बदलेगा कॉमन सिविल कोड के लागू होने से? देश के हर नागरिक के लिए समान कानून हो जाएगा। देश में अलग अलग मजहबों के लिए अलग लॉ है अभी फिलहाल, लेकिन अब इसको इतर रख के, अलग रख के ये सोचा जाने लगा है कि पूरे देश में एक ही कानून हो जिसका हर कोई पालन करे। तो देश में अलग अलग मजहबों के लिए अलग अलग कानून ना हो, इसके लिए बीजेपी लगातार काम कर रही है। अपने अपने राज्यों में देश के हर नागरिक के लिए समान कानून हो, इस पर पूरा जोर है भारतीय जनता पार्टी का। और इसी के साथ उत्तराखंड में देखिए, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कॉमन सिविल कोड को देखिए लागू करने की तैयारी, वहां पर ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया जा रहा है। और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में भी इसके संकेत मिल चुके हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीधे कह दिया है कि अब उत्तर प्रदेश की सरकार भी इसकी तरफ आगे बढ़ रही है। देश में जो अलग अलग मजहबों के लिए लॉ बने हुए हैं, उससे अब हमें बाहर निकलना होगा। यानी कि शादी, तलाक और जमीन जायदाद, चाहे बच्चा गोद लेना हो, ये ऐसे वो मामले हैं जिनमें अलग अलग धर्मों का कानून जो है वो अपने अपने हिसाब से यहाँ पर फैसले करवाता है। लेकिन अब इसके बाद देखिए, जब एक ही कानून होगा तो इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि एक समानता देखी जाएगी। ये समानता के आधार पर इस कानून को कई लोग फायदेमंद भी बता रहे, तो कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके दुष्प्रभाव भी बता रहे हैं। तो कुछ लोगों को डर है कि कॉमन सिविल कोड लागू होने से यहाँ पर किसी के धर्म के जो उनकी मान्यताएं हैं, जो उनके अपने कानून हैं, उनको उनसे छीन लिया जाएगा, इनसे उनका हनन होगा उनके अधिकारों का। तो तमाम बहस के मुद्दे देखिए अभी इस कॉमन सिविल कोड कानून को लेकर बने हुए हैं। लेकिन आज इस पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे किस तरीके से ये कॉमन सिविल कोड जो है वो लोगों के लिए फायदेमंद होगा, या फिर इस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या। हमारे साथ क्या अलग अलग जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एक एक करके मैं सबसे पहले उनसे भी आपसे तारुफ करवा देती हूँ। सैयद मोहम्मद तकी जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। नितिन चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता हिंदू महासभा के हैं, नितिन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ दीपक सोनकर जी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता हैं, वो भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। मतीन खान जी भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं। मतीन जी, आपका भी स्वागत है आज की चर्चा में। तुम्हारे खास मेहमान सारे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, लेकिन मुद्दा बड़ा सवाल यही कि कॉमन सिविल कोड से किसको दिक्कत है और इसके फायदे किस तरीके से लोग देख रहे हैं। सबसे पहले दीपक सोनकर जी, मैं आपके पास आ रही हूं। कॉमन सिविल कोड को लेकर देखिए, उत्तराखंड सरकार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उसे वहां पर ला रही है। अब उत्तर प्रदेश में भी इसके संकेत हो चुके हैं। डिप्टी सीएम ने कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में भी आगे इस पर काम हो रहा है। तो क्या योजना आपकी बनी है इसको लेकर, किस तरीके से आप इसको लेकर पूरा खाका मसौदा तैयार कर चुके हैं कॉमन सिविल कोड का उत्तर प्रदेश के लिए भी? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो भारतीय जनता पार्टी तो अपने प्रमुख एजेंडे के साथ इसको 1952 से, जनसंघ के समय से ही अपने एजेंडे में इसको लेकर के चलने का काम किया है। और लगातार जैसे जैसे जो पार्टी के एजेंडों में था उसको पूरा करने का काम किया है। चाहे वो 370 की धारा की बात हो, चाहे वो 3 तलाक की बात हो, चाहे वो राम मंदिर निर्माण की बात हो, चाहे वो सीए की बात हो,
तो लगातार ऐसे जो भी हमने एजेंडे को पूरा करने का काम लिया उसको पूरा करने का काम किया गया। मगर एक चीज को और समझना पड़ेगा, एक ही देश में एक ही समान कानून क्यों नहीं होना चाहिए? एक देश में एक कानून होना चाहिए। फिलहाल हमको एक ही सिविल कोड को, कॉमन सिविल कोड को पहले समझना पड़ेगा। देखिए, बेटी अगर विवाह करेगी तो 18 साल की उम्र होनी चाहिए और निकाह करेगी तो 9 साल की उम्र होनी चाहिए। बेटी अगर विवाह करेगी तो अपने पति पर उसका पूरा अधिकार होगा, उसकी संपत्ति पर पूरा अधिकार होगा। मगर बेटी निकाह करेगी तो उसका अपने पति पर, अपनी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। तो इस प्रकार की भ्रांतियों को फैलाना, खत्म करना बहुत आवश्यक है। हर लॉ को एक कानून बताना बहुत आवश्यक है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि भारत के संविधान कर्ता भी इस पर निश्चय कर चुके थे और इसको लाने के लिए समर्थक थे, मगर इसको लाने में कोई कठिनाई रही, उसको लाने नहीं सके। और निश्चित रूप से यह कानून आना बहुत आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के अपने प्रमुख एजेंडे में रखती है और इस एजेंडे को भी पूरा करने का काम करेगी। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ संदीप त्रिपाठी जी के पास। संदीप जी, देखिए, पहले अमित शाह का आपने बयान सुना होगा, परसों का है, शुक्रवार का है। उन्होंने कहा है कि 370 के बाद, राम मंदिर के बाद, 3 तलाक के बाद अब कॉमन सिविल कोड की बारी है और इसको हम प्रमुखता से आगे रख रहे हैं। तो यानी कि कॉमन सिविल कोड को लेकर लागू करने की तैयारी चल रही है। इसके पक्ष में आप किस तरीके से और किस तरीके से इसके फायदे और नुकसान आपको लग रहे हैं अभी? देखिए, पहली बात तो मध्य प्रदेश में चुनाव है और ये बातें उन्होंने मध्य प्रदेश में कही, 2016 में उत्तर प्रदेश में भी कही। याद कर लीजिए, आप पुराने बयान निकाल लीजिए, पुराने उनके वीडियो निकाल लीजिए, खूब चर्चा हुई थी। 5 साल सत्ता में रहे, उसका क्या हुआ पता नहीं। और मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा, और ये राज्य सरकार का विषय है, ये भी नहीं कह सकते आप कि जो है मध्य प्रदेश में सरकार नहीं थी, आप केंद्र में नहीं थे, ये केंद्र का विषय नहीं है। धारा जो अनुच्छेद 44 ये कहता है कि ये राज्य सरकारें इस तरीके के कानून ला सकती हैं, तो आप ला देना चाहिए था। 15 वर्ष से ज्यादा हो गए, चौथे टर्म में आप वहां पर सत्ता में जो है जबरदस्ती छीना झपटी और पैसों की खरीद से सरकार में है। तो पहले तो जनता के मैंडेट से, अब तो छीना झपटी पैसों की सरकार थी, तब तक लेना चाहिए था। लेकिन अब जब चुनाव आए हैं तो ड्रामेबाजी करना नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब संदीप जी, वोट बैंक के लिए और वोटों को अपने पाले में ज्यादा से ज्यादा लाने के लिए बीजेपी ये सब कुछ कर रही है आपके नजरिए से अगर देखा जाए तो? बिल्कुल। और रही बात आप राम मंदिर की, एक बात और आ रही संदीप जी, अभी देखिए सबकी पहले प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, फिर मैं आगे विस्तार से चर्चा करूंगी। आऊंगी दीपक जी मैं आपके पास भी, क्योंकि आपसे सवाल बनता है संदीप जी का। वो कह रहे हैं कि सिर्फ आप चुनाव के वक्त ऐसी बातें क्यों करते हैं। अब मैं चलती हूँ सैयद मोहम्मद तकी जी के पास। सैयद जी, आप इस कानून को कैसे देख रहे हैं? अगर एक देश है तो एक कानून क्या नहीं होना चाहिए हमारे देश में? जब हम कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है, उसके बाद भी ये क्यों लागू नहीं हो पा रहा है? देखिए, मैं कल सब्जी मंडी गया था, वहाँ ठेले के ऊपर नींबू थे, टमाटर थे, प्याज थे। टमाटर कह रहा था भाई नींबू 300 रुपए किलो हो गया, हमें भी 300 रुपए, प्याज को 300 होना चाहिए, कॉमन सिविल कोड, सबके रेट बराबर हो। फिर पेट्रोल पंप गया, वहाँ पीछे गैस सिलेंडर लगा हुआ था, पेट्रोल डीजल शिकायत कर रहा था कि पेट्रोल और गैस सिलेंडर हमसे आगे निकल गया है, यहाँ भी कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, कॉमन प्राइस होना चाहिए। फिर मैं आगे गया, वहाँ एक सरकारी स्कूल था और सामने प्राइवेट स्कूल था। सरकारी स्कूल कह रहा था कि मुझे यहाँ 40 साल हो गए, मेरे यहाँ पंखे भी नहीं है, बेंच भी नहीं है, दरिया भी नहीं है। और प्राइवेट स्कूल जो मेरे बाद आया 20 साल बाद, वह एसी भी है, बच्चे भी हैं, सबको अच्छी शिक्षा मिल रही है, लैपटॉप भी है, यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ भी कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। तो कॉमन सिविल कोड तो सब जगह चलना चाहिए। और जहाँ पे दुल्हों को घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया जाता, दलितों को पिछड़ी जाति के लोगों को कि दुल्हे पे नहीं जा सकते, वहाँ भी कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। तो कॉमन सिविल कोड तो सबको बराबर मिलना चाहिए। जब मजदूर मंडी में खड़े हैं, वो कहते हैं कि वो 400 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं और हफ्ते में 3 दिन उनको रोजगार मिलता है, 7 दिन नहीं मिलता। और एक हमारे देश के उद्योगपति जो हैं वो 70 करोड़ रुपए घंटा कमा रहे हैं, 1000 करोड़ रुपए पर डे कमा रहे हैं। तो वहां भी कॉमन सिविल कोड होना चाहिए कि गांव में मजदूर बेचारा 50-60 नहीं मिला पा रहा है। ये बहुत जरूरी है सैयद मोहम्मद जी, जिन पर आप अभी प्रकाश डाल रहे हैं। लेकिन अभी एक देश एक कानून की बात हो रही है, जरा इस पर आप गौर कीजिए और इसको आप बताइए कि कैसे आप इसको देख रहे हैं। मैं इसका आंसर चाहती हूँ। देखिए, जब हमारे भारत के लोगों ने, हमारे भारत के जिन्होंने देश का निर्माण किया, जिन्होंने संविधान रचिता है, उन्होंने संविधान लिखा है, तो उन्होंने सबको समान अधिकार पहले ही दे दिए हैं कि हर व्यक्ति अपने समाज के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार उसका निर्वाह करते हुए सबको समान अधिकार दिए गए हैं। तो रोजगार का, तरक्की का, पढ़ाई लिखाई का, साथ में बैठने का, ऊंच नीच तो पहले ही बिठा दिया गया है। समान अधिकार देखिए हमारे प्रेम्बल में तो पहले ही लिखा हुआ है। सैयद जी, इतना घुमा फिरा के नहीं ना, समान अधिकार हमारे देश में सबको है। लेकिन आप जरा बताइए, अगर एक देश में एक कानून होगा तो क्या वो सही नहीं होगा?
देखिए मैं तो कह रहा क्यों हूँ, क्यों हम ये कहें कि इस धर्म में ये कानून है, उस धर्म में वो कानून है? उसके फायदे भी तो देखिए, उसके नुकसान भी देखिए। तो आपको लगता है सही है कि नहीं? फिलहाल में ये, क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष देश की बात करते हैं, पूरे विश्व में हम इसका ढिंडोरा पीटते हैं, और उसके बाद भी अगर हमारे यहाँ एक देश में एक कानून नहीं है तो कैसे हम धर्मनिरपेक्ष हो गए? देखिए ये हाँ, जिन्होंने बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा था, वो हम सबके माई बाप हैं, वो हम सबसे पढ़े लिखे एजुकेटेड आदमी हैं, और उनको स्कॉलर ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड मिला था। आज के लोग, अगर आप भारत के प्रम्बल के ऊपर, भारत के संविधान के ऊपर, भारत में जो लिखा जा चुका है उसके ऊपर क्वेश्चन उतार रहे हैं, तो आप बाबा भीमराव अम्बेडकर की योग्यता में क्वेश्चन उतार रहे हैं। देखिए आप बात को बार बार घुमा रहे हैं सैयद जी। अब बार बार मेरा सीधा सवाल है, मैं चाहती हूँ इसका सीधा सा जवाब दीजिए, फिर मैं अगले मेहमान की तरफ रुक कर जाऊं। कॉमन सिविल कोड आपको लगता है लाना सही है अभी या गलत है? अभी आपको क्या लगता है, आप इसके पक्ष में है या आप इसके विरोध में? सीधे देखिए, जिस देश में घाट घाट में पानी बदलता है, भाषा बदलती है, बोली बदलती है, लोगों की परंपराएं बदलती है, लोगों की संस्कृति बदलती है, उस देश में एक लोगों को एक हाशिए से नापना, एक स्केल से नापना सही नहीं है। अच्छा। आप देखिए हार्ट बीट जो चलती है, है तो हार्ट बीट में फ्लक्चुएशन होता है, अप्स एंड डाउन होता है, लग रहा है कि आप हमें इसके समझना पक्ष में नहीं चाहिए। है। ठीक है, इस पर भी मैं चर्चा करती हूँ, मैं चलती हूँ। भारतीय जनता पार्टी ठीक है, नितिन चतुर्वेदी जी के पास एक मिनट लूंगा मैं आपसे। देखिए शिवांगी जी, ये सब भारतीय जनता पार्टी के शगुफे हैं। ठीक है, ये मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं। ये महंगाई पे बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई की बात, ये बेरोजगारी की बात बात नहीं कर रहे बहुत सही हैं, जो करते हैं। हिंसा बढ़ रही है देश में, जो अराजकता बढ़ रही है देश में, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। आप महंगाई बेरोजगारी पे आप घेरिए, बहुत सही बात है, घेरिए, जरूरी है घेरना, महंगाई बढ़ रही है, ये हकीकत है। लेकिन अगर एक कानून की बात होती तो उससे आप अगर कहते हैं कि वो गलत है, भी नहीं लागू होना चाहिए, तो फिर इस पर मैं कह रहा हूँ भाई, नींबू अगर 30 रुपए किलो मिल है, रहा है तो टमाटर ही मिलना चाहिए, गैस सिलेंडर 1000 में मिल रहा है तो पेट्रोल मिलना चाहिए। मैं इसका जवाब भी अदानी अंबानी जो है, मैं नितिन जी के पास चलती हूँ। सही जी, आती हूँ मैं आपके पास। नितिन जी जरा आप बताइए, ये कैसा कानून जिसको लेकर इतना विरोध? अभी आपने सुना, सैयद जी ने सारी बातें कर ली, लेकिन इस कानून के पक्ष में वो नहीं है। आप कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए शिवांगी जी, ऐसा है कि एक कानून अगर बन जाएगा तो एक अपने देश में यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी। हाँ। कि भाई देखिए, जैसे हम जुलूस निकाल रहे हैं, एक हिंदू जुलूस निकाल रहा है, और सरकार कहती है कि मुसलमानों को जुलूस निकालने की परमिशन नहीं है। हाँ। जब एक कानून हो जाएगा तो सबके लिए समान कानून हो जाएगा। आप भी अपने धर्म की वो पूजा करिए, हम भी अपनी पूजा करें। अभी क्या हो रहा है कि आप कहते हो कि हमारे तलाक 3 तलाक आपने कर दिया, लोगों ने बड़ा विरोध किया। अब ऐसा नहीं है, अब हम वो 3 तलाक हमारे यहाँ भी वो हो गया, क्या कहते हैं, निषेध हो गया, आपके भी निषेध हो गया। दूसरी बात, तो एक कानून होने से जो लोगों में आज आप देख लेंगे हर दूसरे दिन डिबेट होती है, हिंदू मुस्लिम पे डिबेट होती है। आज यहाँ बवाल हो गया, कल वहां बवाल हो गया, उन्होंने अजान पे बवाल कर दिया, उन्होंने हिजाब पे बवाल कर दिया। ये जो बवाल है ये इसलिए है कि मुसलमान कहते हैं हम तो अल्पसंख्यक हैं, हमारे पर तो सारे कानून आप लाद देते हो, उनको आप कुछ कहते ही नहीं हो। लेकिन जब यहाँ यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी तो ये हो जाएगा ना कि भाई जो चीज लागू हो गई, हम तो 100 करोड़ हैं, आप तो 25 करोड़ हो, तो ये तो सब पे एक सा कानून लागू हो जाएगा ना। जो हम पे लागू है वो आप पे लागू है। तो आप इसको समर्थन करिए, हमारी तरफ से इसका पूर्ण समर्थन है। ठीक है, अब मतीन खान जी मैं आपके पास आ रही हूँ। जब क्रिमिनल लॉ सबके लिए हो सकता है, उस पर तो कोई नहीं कहता है कि भाई क्रिमिनल लॉ हम नहीं मानेंगे, हम सीरत के हिसाब से इसमें चलेंगे, हम पारसी का जो अपना उनका लॉ है पर्सनल लॉ, उसके हिसाब से चलेंगे, हम ईसाई के पर्सनल लॉ के हिसाब से चलेंगे, हम हिंदुओं के पर्सनल लॉ के हिसाब से चलेंगे। तो वहां पर क्रिमिनल लॉ को लेकर कोई सवाल नहीं खड़े करता है। लेकिन जब एक देश में एक कानून की बात आ जाती तो क्यों सवाल खड़े होते हैं? मतीन जी, और आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस मुल्क में जो ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, मुस्लिम हैं, लिंगायत हैं और बहुत से, मैं समझता हूं कि मोर देन 150 पर्सनल लॉज हैं पूरे भारत के अंदर जी। देखिए, सिक्किम अलग है, मेघालय के अलग है कानून, आसाम के अलग है, गुजरात में अलग तरह के कानून है, राजस्थान में अलग तरह का है, तमिलनाडु में, केरल में, इस तरह से जो भारत है, एक बात तो सुनेंगे आप मैडम जी? हेलो, हाँ बोलिए मतीन जी, बोलिए। देखिए, ये भारत है, इस भारत में तमाम तरह के लोग, हर 100 किलोमीटर की दूरी पर पानी का टेस्ट बदल जाता है, हर 100 किलोमीटर की दूरी पर खाने का टेस्ट बदल जाता है, हर 100 किलोमीटर की दूरी पर लोगों के रंग रूप बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, लोगों के विचार बदल जाते हैं, लोगों के खाने का तरीका बदल जाता है, डिशेस बदल जाती हैं और तमाम चीजें हैं जो हर 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बदलती जाती हैं। तो लिहाजा अब आप इसको इस तरह से नहीं नाप सकते
कि साहब ये 1 अरब 40 करोड़ के करीब जो है आबादी वाला देश, और उसको एक आदमी अगर हक दे तो सब उसी बहाव में बहते चले जाए। अगर आपके गृह मंत्री अमित शाह ने ये कह दिया कि आप कॉमन सिविल कोड आना चाहिए, ये कौन सी बात है? ठीक है, नहीं मुल्क की मतीन जी, आपने बोला ना कि भाषाएं अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग है, हमारे धर्म अलग है, लेकिन कानून तो सबके लिए क्या आती है? मतीन जी सुनिए ना, सवाल क्या है ना, कानून से किसके धर्म पर, किसकी आस्था पर चोट हो रही है? भाई कानून तो अच्छी बात है ना, सबके लिए एक है ना, उसमें हिंदू होगा ना मुसलमानों का, ना सिख होगा ना ईसाई होगा। राजस्थान में एक खित्ता है जी, जिस खित्ते में हिंदू बिरादरी के लोग रहते हैं और वहां से पानी बहुत दूर मिलता है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक शादी करते हैं, जब वो औरत हामला हो जाती है तो वो फिर घर पे रहती है, फिर दूसरी शादी कर लेते हैं, फिर वो पानी लेने जाती है, फिर वो हामला हो जाती है, फिर वो घर पे रहती है। इस तरह से 4 बीवियां करने का रिवाज है। ये कौन सी पानी लेने जाने में किसकी शादी है? हिंदुओं में ऐसी शादियां होती हैं? मतीन जी, हिंदुओं की ऐसी शादियों का आप जिक्र कर रहे हैं क्या? मैथोलॉजी में है। हाँ, हिंदुओं की मैथोलॉजी में ऐसा है। अच्छा, आपने पढ़ी? आपने हिंदू आपने कहाँ पर पढ़ लिया मतीन जी? मुझे हंसी आ रही है। आपने कहाँ पढ़ लिया? कहाँ पढ़ लिया आपने मतीन जी? गलत दे रहे हैं आप तो एकदम अलग ही दिशा में चल पड़े ट्रैक पे भाई। कहाँ का ज्ञान बांटने का काम कर रहे हैं? आप चले जाइए, एक देश में एक समान नागरिक कानून होना चाहिए, उस पर ना बोल करके कहाँ की भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहे हैं? तमिलनाडु के अंदर सगी भांजी, सगी बहन की बेटी से शादी करने का रिवाज है। कहाँ पर? बहुत बड़ा वहाँ पर पुण्य माना जाता है इसको, सगी भांजी से मतीन जी सुनिए, कुल अरे मिलाकर मतीन जी, अगर महिलाओं के अधिकार में इसमें विस्तार होगा तो क्या विपक्ष बनेंगे? और दीपक जी बताइए जरा, आपसे वोट बैंक के लिए यहाँ पर सब हिंदू मुसलमान कर रहे हैं क्या? पूरे पद्धति के साथ होता है, क्या नियम कानून के साथ होता है? ये बिरमान सिर्फ एक आदमी के कहने से, एक गृह मंत्री के भारत में ऑर्डर कर देने से पूरे 1 अरब 1.25 करोड़ लोगों को एक धाड़े में नहीं बांधा जा सकता। अरे मैं कह रहा हूँ, भारत देश का एक एक नागरिक यही चाहता है। भारत देश का अलग अलग तरह के रंग नस्ल खाने वाले जात बिरादरी के लोग सब इस मुल्क के संविधान के एतबार से चलते हैं, और जिसको जो आजादी है उस आजादी के एतबार से रहना चाहिए। कोई एक कानून, एक जंगल राज नहीं चलाया जा सकता है भारत के अंदर। अगर जंगल राज चलाया जाएगा तो भारत का बड़ा नुकसान होगा। अच्छा चलिए मतीन जी, जंगल राज है ये। सैयद जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। सैयद जी, आपको भी लगता है कि जंगल राज है? और जो मतीन जी बोल रहे हैं, आप भी उस पर हंसे हैं खूब। देखिए, ऐसा है कि आप उनकी बात से इत्तेफाक रख रहे हैं। टॉपिक बहुत अच्छा है, डिबेट बहुत अच्छी है, लेकिन कई बार हम उसको हिंदू मुसलमान बना देते हैं। हमारे सबसे बड़ा एक दोष ये है कि हमको मजहब का चश्मा उतार के चीजों को देखना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि गोवा में जो है गोश्त की कमी नहीं होगी, वहाँ गाय मम्मी हो जाती है, यमी हो जाती है, और यहाँ यूपी में मम्मी रहती है, तो वो भारतीय जनता पार्टी जो खुद अपने यहाँ एक जैसे नहीं लागू कर पा रही है, वो क्या पूरे देश में एक जैसे कानून अप्लाई करेगी? और जम्मू कश्मीर में आज भी क्या सारे एक जैसे कानून है? वहाँ भी लोगों को कुछ दिया गया है। तो हर देश में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में लोगों का हितों का ध्यान रखते हुए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ की उस तरह की डिमांड होती है। अब आप कहिए कि उत्तर प्रदेश में गर्मी है, और गर्मी के अंदर जो है आदमी जो यहाँ जो है वो बाहर धूप में खड़ा हो, सुन लीजिए अभी गर्मी, और देखिए कुल मिलाकर देखिए, अगर आपने भी पढ़ा ही होगा कॉमन सिविल कोड क्या है, इसमें क्या आपको लग रहा है कि किसी के धर्म पर चोट है, किसी के आस्था पर चोट है, किसी के धर्म को मानने से क्या रोका जा रहा है? क्या इस कानून में ऐसा कुछ आपको दिखा? जी, भारत में हमेशा कहा गया है विविधता में एकता है, विभिन्नता में एकता है। बहुत सारे लोग आज की डेट में जहां भारत के बाद संविधान बना और संविधान लिखा गया, वहां ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, फिनलैंड में, जो देश दुनिया के सबसे तरक्की शुदा देश है, जहां सबसे ज्यादा विकास हुआ है, वहां ने भारत को एग्जाम्पल रखा। और अपने देश के लोगों का देखो, भारत के अंदर जहां इतने विभिन्न राज्य हैं, इतनी भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं,
वो एक साथ मिल के रह रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, एक दूसरे के हितों का सुरक्षा कर रहे हैं, सब कुछ सही उनको है, स्पेस दे रहे हैं, सब कुछ सही है, लेकिन मुझे लगता है आप खुलकर कॉमन सिविल कोड को लेकर कुछ बोल नहीं रहे हैं। वी हैव टू गिव स्पेस टू द पीपल, हमें लोगों को स्पेस देना चाहिए। अगर वो लोग, इसमें किसकी स्पेस का हनन हो आप रहा है? यहाँ पे लोगों के मौलिक देखिए, इससे क्या हो अधिकारों रहा को है? हनन कर रहे हैं। अगर देश आप की जो शादी संरचना करते हैं है, ये तो कॉमन सिविल आपके कोड, लिए एक ही लॉ होगा, चाहे वो हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कुछ हो। अगर आप किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो उसके लिए एक ही कानून है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अगर आप जमीन जायदाद को लेकर कोई मसला होता है तो उसमें भी सबके लिए एक ही कानून होगा। नहीं, आप इसमें मुझे जरा बताइए, इसमें कहां से किसी के धर्म पर आस्था पर चोट है? किसको किसी के धर्म से मानने से रोका जा रहा है? क्या इससे विविधता में एकता पर कोई यहाँ पर प्रहार हो रहा है? जरा बताइए। जी बिल्कुल हो रहा है। कैसे हो रहा है? आप बताइए, आप क्या कैसे हो रहा है? आज की डेट में, आज जो चीजें मैंने गिनाई सही है, ठीक है, आप बोलिए। अभी इन्होंने कहा ट्रिपल तलाक का मुद्दा है। हाँ। ट्रिपल तलाक में आपने मुसलमानों के मुद्दे को उठा दिया, कर दिया। क्या आज की डेट में हिंदुओं में तलाक नहीं होती? क्या हिंदुओं में दो तलाकें नहीं होती? तलाक बोल के दे दिया जाता है। तलाक डाइवोर्स तो होता है ना। डाइवोर्स एक प्रक्रिया होती है। आप एक शादी के होते दूसरी शादी नहीं कर सकते। अगर आपने करी है तो आपको आपके लिए कोर्ट बैठा हुआ है। देखिए, इस्लाम को जानते होंगे, मुझे पता है सैयद जी, लेकिन जब हमारे देखिए, आप संविधान को चैलेंज कर रही है। उसी संविधान ने ये आज्ञा दिया है, शरिया का लॉ का आज्ञा संविधान ने दिया है। शरिया के लिए अधिकार जैनियों का अधिकार दिया है, सिखों का अधिकार दिया है, बुद्धिस्टों का अधिकार दिया है, हिंदू भाइयों को अधिकार दिया है, ठाकुरों को अधिकार दिया है, पंडितों को अधिकार दिया, आदिवासियों को अधिकार दिया है। उसी संविधान में अलग लोगों को अलग अलग संविधान है। भारत, देखिए मैं एक बात सुनिए, उसमें लिखा है, भारत का प्रारंभ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पक्ष धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और उसके अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब से सम्य व्यक्ति की गरिमा को और राष्ट्र की एकता को, अखंडता को सुरक्षित करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। ये प्रम्बल में लिखा हुआ है। यहाँ एकता समानता की बात की गई, नहीं की गई है। यहाँ जो कॉमन सिविल कोड की बात की जा रही है, जो पहले लिख दिया गया है। तो जब हमारे संविधान रचयिता है उतने काबिल थे, उनको ठीक है, दुनिया का सबसे काबिल आदमी का अवार्ड, स्कॉलर ऑफ द वर्ल्ड, कुल मिलाकर आप समझते हैं सैयद जी कि यहाँ पर एक नया संविधान रचा जा रहा है, शिगुफा, जैसा कि आप और संदीप जी कह रहे। दीपक जी जरा बताइए, ये संदीप जी का भी सवाल था पहले और सैयद जी का भी सवाल है, मतीन जी भी बार बार यही हवाला दे रहे हैं। भाई आप क्यों नया संविधान रच रहे हैं, उनका कहना है, क्यों आप लोगों के धर्म के आगे आ रहे हैं? जरा जवाब दीजिए इसका, कैसे आगे आ रहे हैं आप? देखिए, अभी संदीप जी का भी एक सवाल था कि ये चुनाव आया है तो चुनाव को लेकर के फिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, और दूसरी बात मुझे लगता है कि ये एक देश के अंदर एक कानून होना चाहिए, ना इसको जाति के हिसाब से बांटना चाहिए, ना इसको किसी धर्म के हिसाब से बांटना चाहिए। भाई जब एक देश में एक जबान नहीं है, एक भाषा नहीं है, पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, साउथ में साउथ अलग बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, अलग अलग तरह से डांस होते हैं, अलग तरह से रीति रिवाज है। आप कैसे सबको एक ही मीटर से नापते आते हैं? पहली बार आए हो, बैठो चुपचाप। अरे मैं बहुत बार पहले सुन लो, पहले जवाब सुन लो, आप हमें ना सिखाइए, उसके बाद बोलो। आप सीख के आइए, हम पहले सुन लो ना, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना, आप बोल रहे, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, मुझे भी व्यक्ति की आजादी है, आपको भी आजादी है, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, तो मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, जवाब देने का अधिकार आपके पास है क्या? जवाब सुनोगे तभी ना, जवाब सुनोगे तभी ना, तो सुन रहा हूँ तभी ना, आपका जवाब सुना तभी तो आपको जवाब दिया मैंने। बीच में इंटरेक्ट क्यों कर रहे हैं? देखिए, अगर आप बीच में मुझे इंटरप्ट करेंगे तो मैं आपको भी फिर बोलने नहीं दूंगा। नहीं बिल्कुल, अगर मैं कोई गलत बात बोलता हूं तो आप बोलिए, जो आपको अधिकार है बोलने का। डिबेट का जो शिष्टाचार है, अरे भाई सुनिए, जो डिबेट का शिष्टाचार है उसमें डिबेट का शिष्टाचार रखिए। आपने सवाल पूछा है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। जहां आपने कहा कि जिस तरीके से वोटों को लेकर के किया जाता है, ये आज से नहीं है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस समय के कानून मंत्री आदरणीय रविशंकर जी ने भी पार्लियामेंट में भी इस विषय को लिखित रूप में उठाया था। उन्होंने कहा था कि पार्टी के जो भी होल्डर होंगे उनके साथ आपस में बिल्टा कर करके यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के निर्णय किया जाएगा, उनके सुझाव के आधार पर निर्णय किया जाएगा। सुन लीजिए, उनके सुझाव के आधार पर किया जाएगा। जो भी अपने मदरसे बोर्ड के बने, जो भी बड़े पार्टी के होल्डर है, उनके सुझाव के आधार पर निर्णय किया जाएगा। और ये आज से नहीं है, 2014 में भी हमने विषय को उठाया था। हमने आगे आने के बाद 370 धारा को भी हटाने का काम किया, 3 तलाक को भी हटाने का काम किया, और जिस तरीके से हमने बनाने का काम किया। और निश्चित रूप से जिस तरीके से आज ये विषय है, तो कॉमन एक देश के अंदर एक नगर कानून होना चाहिए। ठीक है,
पहले मैं संदीप जी का रुख करती हूँ, संदीप जी अपनी बात पूरी करें। नितिन जी फिर सैयद जी मैं आपके पास आती हूँ, बहुत देर से संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संदीप जी बोलिए। जी देखिए, दीपक जी ने एक बात कही कि जात के आधार पर भी भेद नहीं होना चाहिए, मतलब ये हरिजन एक्ट खत्म करेंगे, ये कह रहे हैं। अच्छी बात है, आप इस दिशा में आगे बढ़िए। और आप करना कुछ नहीं चाहते। 2019 में एक बिल आया था जनसंख्या नियंत्रण का, क्या हुआ उसका? आपके इस समय में वो गिर गया। क्यों गिर गया? आप उसके नाम पर वोट लिए, माहौल बनाया, कितनी सारी डिबेट हुई। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आज की डिबेट बेमतलब की है, इनको करना कुछ नहीं है। और रही बात, इन्होंने 370 का एग्जाम्पल दिया, 370 आज भी है, उसमें 21 बार संशोधन हुआ था, 22वां संशोधन इन्होंने किया है। बस इतनी सी बात। राम मंदिर की बात, उसका कोर्ट ने डिसीजन आप करेंगे कुछ नहीं, खाली यहाँ पर आप मेन मुद्दों से भटकाने के लिए आप यहाँ पर एक नई चीज सवाल दीजिए जी। राम मंदिर की बात ये करते हैं, राम मंदिर जरा बता दीजिए, कोर्ट ने डिसीजन दिया है। देखिए, ठीक है, चलिए दीपक जी से जवाब नहीं दे रहे। दीपक जी बताइए जरा संदीप जी को, क्यों नहीं कुछ करते आप, खाली खाली बातें करते रहते हैं। रविशंकर जी की बात इन्होंने कही, और सुनिए थोड़ा सा, रविशंकर जी की इन्होंने बात कही, तो उस समय के विधि आयोग ने ये कहा कि जरूरी है। महत्वपूर्ण विषय ये इससे महत्वपूर्ण विषय नहीं हो सकता कि किस तरीके से लगातार अलग अलग कानूनों को फॉलो किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि विवाह करेगी तो 18 साल की उम्र होना चाहिए, अगर निकाह करेगी तो 9 साल की उम्र होना चाहिए, और विवाह करने के बाद उसके पति के संपत्ति पर अधिकार है, मगर निकाह करने के बाद नहीं है। तो ये जो अलग अलग प्रकार की विभक्तियां पहले उस देश के अंदर, एक देश के अंदर एक नागरिक कानून होना चाहिए, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। और दूसरी बात, जहां कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 2014 के साथ में लगातार जनता का भरोसा देश के प्रधानमंत्री, देखिए आपके तू में जो मेन मुद्दा है कि आखिरकार एक कानून क्यों नहीं, उस पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। एक छोटे से ब्रेक रुकूंगी, ब्रेक के बाद जल्दी वापस आऊंगी, अपने अगले मेहमानों के पास चलूंगी। संदीप जी रोकना चाहती हूँ आपके पास, आती हूँ मैं छोटे से ब्रेक के बाद। अब एक वक्त है छोटे से ब्रेक का, वापस आते तो चर्चा करेंगे आखिरकार क्यों हो रहा है एक देश एक कानून का विरोध।